नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज हम उस विवाद की पड़ताल करेंगे जो 400 साल पुराना है, लेकिन एक अदालती आदेश के बाद चिंगारी फिर भड़क उठी है। ये विवाद है वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का। वाराणसी की जिला अदालत के आदेश पर आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष इस सर्वे के शुरू से ही खिलाफ था। आज सर्वे का दिन था और इसीलिए वाराणसी में सुबह से ही तनाव था। सर्वे टीम जब मस्जिद के करीब पहुंची तो मौके पर जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि चुस्त इंतजाम की वजह से हालात बेकाबू नहीं हो पाए। सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हो गई। टीम शाम 3:45 पर ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई। शाम 6 बजे तक सर्वे को कंप्लीट कर दिया गया, मतलब आज के काम को। आज सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुई। मस्जिद परिसर के बाहर के इलाकों का सर्वे हुआ है, प्रीमाइसेस जिसे कहते हैं। आज की रिपोर्ट जिला कोषागार में रखी गई है। ये सर्वे अभी कल भी जारी रहेगा। सर्वे टीम को 10 मई से पहले अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करानी है। वैसे तो ज्ञानवापी विवाद पुराना है, लेकिन ये सर्वे और पूरी कवायद एक नई याचिका के आधार पर हो रही है, जिसे ज्ञानवापी विवाद को लेकर बहुत से भ्रम है और ये भ्रम भी इस मामले पर ही पैदा हुए तनाव की बड़ी वजह है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट हमने सारे भ्रम तोड़ने के लिए तैयार की है। शिव की नगरी, महादेव का धाम, मोक्ष का द्वार यानी काशी। काशी की मशहूर सुबह बनारस की फिजा 6 मई को बदली सी थी। वजह थी काशी के सबसे जटिल विवाद का फिर से सुलग उठना। ये विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद का। जुमे की नमाज खत्म हुई और अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट की बनाई टीम गेट नंबर 4 पर पहुंची। टीम अभी गेट से कुछ ही दूर पर थी कि सर्वे से नाराज मुस्लिम पक्ष बेकाबू होने लगा। देखिए, यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। आप देखिए, यहाँ मुस्लिम पक्ष द्वारा यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई। कमीशन का विरोध किया जा रहा है। आप देखिए, ये जो मुसलमान हैं यहाँ पर पहले से मौजूद थे। यहाँ पर नारेबाजी की प्रक्रिया ये लोग निभा रहे हैं। आप देखिए, इसको हम प्रक्रिया इसलिए कहेंगे कि ये क्या पहले से योजना थी। जब सर्वे की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और जब सर्वे की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी तो क्या इस तरह की नारेबाजी करके उसका विरोध किया जाएगा। प्रशासनिक टीम लगातार इनको पीछे करती हुई। क्या कहेंगे, आज सर्वे होने जा रहा है, गलत हो रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, सर्वे होने में दिक्कत। ऐसा कोर्ट को हम नहीं मानेंगे, तब हम नहीं मानेंगे। अदालत का अवमानना नहीं हो, नहीं मानेंगे। तहवीन तो खुद अदालत कर रही है, तो हम उसमें क्या करें। इस विरोध को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे और इसीलिए बात नारेबाजी के आगे नहीं बढ़ पाई और सर्वे टीम के 27 सदस्य मस्जिद परिसर में दाखिल हो गए। बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर में, ज्ञानवापी के परिसर में जो टीम है वो प्रवेश कर चुकी है और कमीशन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए, जो परिसर है उसके बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा, बैरिकेडिंग की गई। आप देखिए, यहाँ पर जो भी कमीशन की टीम है वो ये देखिए, ये गेट के पास यहाँ पर पहुँच चुकी है। सबकी चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के बाद जो लोग बचे हुए हैं उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अदालत के फरमान की तामील हुई। सर्वे टीम मस्जिद परिसर में पहुंच भी गई, लेकिन बनारस की फिजाओं में तनाव बढ़ गया। मुस्लिम पक्ष सर्वे को गलत कह रहा है और हिंदू पक्ष इसे जरूरी मान रहा है। कि थोड़ी खोद के सर्वे करेंगे आप, कोई जिस सही तरीका उसको उस हिसाब से करिए। किसी तरीके का कोई भी तोड़ फोड़ के हम लोग कमेटी और प्लस हम लोग उसके विरुद्ध हैं कि किसी भी तरीके का कोई तोड़ फोड़ ना हो, कोई नया काम ना हो। नहीं तोड़ने वाली बात कर, ये सब बात गलत हो रही है। भाई जिसका मंदिर है वो मंदिर में जाए, जिसका मस्जिद है मस्जिद में जाए। जुमे के दिन रखने का भी रीजन यही है कि इनको माहौल बिगाड़ना है, माहौल खराब करना है। सभी मंदिरें तो औरंगजेब के जमाने पे तोड़वाई गई थी, वो इस हिसाब से यहाँ पे मंदिर होना ही चाहिए। तो लगता है मुगलों के ज़माने से मेरे हिंदू को दबाते आ रहे हैं और एक बार सर्वे होगा तो ये तो मंदिर ही रहेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी उस ढांचे के आसपास देखेंगे तो पीछे क्या नंदी अभी बाढ़ जो हो रहा है, और जो तहखाना जहाँ चाबी ताला बंद है उसको भी खोलने पे अगर आप जाएंगे तो इसमें कई शिवलिंग पड़े हुए हैं। न्यायालय द्वारा अगर चेकिंग किया जा रहा है, अगर वो चेकिंग में हिंदू के हित में आता है तो वो हिंदू का होना चाहिए, अगर मुसलमान के हित में आता है तो मुसलमान का होना चाहिए।
ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर आशंकाएं और तनाव शहर पर इस कदर हावी हो गया कि जुमे की नमाज के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि मस्जिद भर गई। अपने घरों को या दूसरी मस्जिद में जाए, वहाँ से नमाज अदा कर लीजिए। यहाँ ज्ञानवापी वाली मस्जिद में फुल हो गया जगह, यहाँ जगह नहीं है। ये तनाव, ये दहशत, शहर बनारस में हिंदू मुसलमान की एक खेमेबंदी का कनेक्शन जुड़ा है मां श्रृंगार गौरी से, जिनका मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा है। और इसी इलाके को लेकर 5 महिलाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर वीडियोग्राफी का आदेश दिया। ये तस्वीरें उसी मंदिर की है जिसे लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ज्ञानवापी परिसर की दीवार की बाहरी तरफ मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति रखी है और ताजा विवाद मां श्रृंगार गौरी के मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर जो विवाद छिड़ा है और पक्ष विपक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें भ्रम ज्यादा है, यकीन मानिए, और सच्चाई कम है। और इसीलिए अब हम आपके सामने जो बातें रखने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा और समझिएगा। जो इस मुद्दे पर जो ये तनाव फैल रहा है और जो भ्रम फैल रहा है, उसे दूर करने में भी मददगार साबित होगा। एक तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है मां श्रृंगार गौरी का मंदिर। ये दीवार के ऊपर एक मूर्ति है और ठीक पीछे आपको ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो नजर आ रही है। ये वो दीवार है, मेरे ख्याल से इसे आप बाउंड्री कह सकते हैं। और इस तरफ जो है वो मंदिर है और इस तरफ जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ये इलाका जो एनसर्कल करके आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ की तरफ आप आइए तो ये जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये है श्रृंगार गौरी, मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति, जहां पर अब साल में एक दिन ही पूजा अर्चना करने की इजाज़त है, जबकि 2004 से पहले तक आप हर रोज़ यहां पर पूजा अर्चना कर सकते थे। तो तस्वीर में दिख रही मूर्ति मां श्रृंगार गौरी की है और इसी पर विवाद अब बड़ा है। मूर्ति सिर्फ एक दीवार पर रखी हुई है, इस दीवार के दूसरी तरफ जो है वो ज्ञानवापी परिसर आपको दिखाई दे रहा है। असल विवाद किस बात का है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पूरा काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब ये आमने सामने है बिल्कुल। अब पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर आपके सामने रखती हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और ये है ज्ञानवापी मस्जिद। ये दोनों आप देखिए, ये एरियल व्यू है। और ये जो इलाका है यहाँ पर आपको बता दूं वो दीवार आती है, उस दीवार पर मां श्रृंगार गौरी की मूर्ति रखी हुई है। ठीक बगल में एक दूसरे के ज्ञानवापी मस्जिद और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, इन दोनों परिसर के बीच में मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की लोकेशन अब आप समझ चुके हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि विवाद की जड़ जो है वो क्या है। श्रृंगार गौरी मंदिर आज की तारीख में सिर्फ दीवार पर है। इस मंदिर परिसर का जो ज्यादातर हिस्सा है वो मस्जिद परिसर में आता है। इस मंदिर परिसर का, मां श्रृंगार गौरी का, परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु मस्जिद परिसर में दाखिल होते हैं। बाद में सुरक्षा का हवाला देकर परिक्रमा को बंद कर दिया गया। अब सुरक्षा के कारण ही रोज जो पूजा हुआ करती थी, जो आपको परिक्रमा करनी होती थी, वो बंद कर दी गई और वो अब साल में एक ही बार होती है, और वो भी जब नया हिंदू नववर्ष आता है उसके चौथे दिन के आसपास ये किया जाता है। पूजा साल में एक बार होने की जो व्यवस्था हुई उससे कुछ महिलाएं परेशान हुई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रृंगार गौरी की पूजा अब फिर से रोज होने लगी है, लेकिन परिक्रमा जो है वो नहीं होती। आप समझ गए, परिक्रमा नहीं हो सकती है क्योंकि उसके लिए आपको मंदिर परिसर का इस्तेमाल करना होगा, वरना परिक्रमा नहीं हो पाएगी। माफ कीजिएगा, मस्जिद परिसर जो है उसका इस्तेमाल करना होगा और तब जाकर परिक्रमा हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। यही विवाद की जड़ है। 5 महिलाएं जो है वो श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करने की मांग को लेकर अदालत पहुंची और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला आज की तारीख में आपको फिजाओं में घूमता हुआ नजर आया। की आराध्य देवी है
तो हम लोग जो है कि शुरू से उनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग को इसका जो है कि मिल नहीं रहा था पूजा पाठ करने को, प्रतिदिन कर नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने ये कोर्ट में जो है कि कहा था कि कोर्ट में हम लोग ने आवेदन किया कि हम लोग को रोज़ प्रतिदिन पूजा पाठ का अवसर मिले। प्रतिदिन उनके दर्शन और पूजा जैसे सब मंदिरों में होते हैं, वैसे माँ श्रृंगार गौरी के लिए भी हमारे मंदिर के लिए होना चाहिए, और यही न्याय से हम उम्मीद मांग रहे हैं। इन्हीं महिलाओं की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलील है कि अदालत ने मस्जिद के सर्वे की बजाय एक प्लॉट नंबर की बात कही है। हालांकि दूसरा पक्ष इस दलील पर राजी नहीं है। मस्जिद परिसर के अंदर जाने का ऑर्डर ही नहीं है। ऑर्डर में सिर्फ 9130 प्लॉट नंबर लिखा है। इस प्लॉट का नंबर हु विल वेरीफाई, कौन वेरीफाई करेगा? क्या रकबे का हवाला देंगे? क्या रकबे का ये तो प्लेंटी का हवाला देंगे। ये तो प्लेंटी बताया ना कि उस वो 9130 कहाँ पर है, उसकी उसने अपने प्लेन में कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। जो परिसर प्लॉट नंबर 9130 है, उस पूरे परिसर का सर्वे होना है, जिसके अंदर श्रृंगार गौरी, गणेश जी, नंदी जी, हनुमान जी, इसके अतिरिक्त बाहर और अंदर की सारी वीडियोग्राफी, दोनों तहखाने जो मुस्लिम पक्ष के पास है, हिंदू पक्ष के पास है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और एक बता दूं, उस तथाकथित मंदिर परिसर के अंदर भी, जो कि मूलतः वास्तविक शिव मंदिर ही है, भगवान शिव का विश्वेश्वर का वास्तविक मंदिर है, उसके अंदर ये पूरे परिसर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होनी है। इस विवाद में जिस 9130 नंबर प्लॉट की बात बार बार आ रही है, उसका मालिकाना हक वाराणसी के व्यास परिवार के पास है। एबीपी न्यूज इस परिवार के मुखिया पंडित जितेंद्र नाथ व्यास से मिला। हम लोग उस खाते के मालिक और पुजारी भी हैं, महंत हैं वहाँ के, हम लोग पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। खाने में क्या है व्यास जी? तहखाने के भीतर आप लोग सामान भी रखते थे, सुना है। कौन से सामान रखते थे? क्या मंदिर का जो है चौखड़िया है, रामायण होती थी वहाँ जो है, तो उसकी बांस बल्ली भी वहाँ रखी जाती थी, आज भी रखी जाती है। कुछ बता रहे हैं कि माता से जुड़े हुए कई चिन्ह मौजूद हैं उस पूरे जो परिसर है, उसमें क्या है वो? तो वो चिन्ह अंदर हो सकते हैं, अंदर जब जाएंगे, उसमें अंदर तो हम लोग गए नहीं ज़्यादा, जहाँ तहखाना अंदर घुसे हैं तो वहाँ तक हम लोग जा नहीं पाते, अंदर तो घुसे नहीं हैं। अब अंदर घुसेंगे तो उसमें देवी देवताओं के चिन्ह मिल, क्योंकि मंदिर पुराना था, इसलिए जरूर से जरूर उसमें होंगे देवी देवताओं के चिन्ह। इस सर्वे से व्यास परिवार को भी काफी उम्मीद है, और सर्वे शुरू होने के साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तहखानों पर भी बहस छिड़ गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो तहखाने में किसी की भी एंट्री के खिलाफ है, जबकि हिंदू पक्ष का मानना है कि मंदिर से जुड़ी निशानियां तहखाने में ही मौजूद है। 2 तहखाने हैं, तहखाना बहुत बड़ा है, और फिर मैं बता दूं तहखाना शब्द नहीं है, तहखाना बोलचाल की भाषा में है। एक्चुअल मंदिर का निचला हिस्सा था, जिस मंदिर के ऊपर इन लोगों ने आज की जो आप देख रहे हैं जो ढांचा खड़ा किया, इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, वो है। नीचे तो मंदिर था, और जो मंदिर का ढांचा है उसमें आधा तहखाना मुस्लिम के कब्जे में है और आधा तहखाना गवर्नमेंट कब्जे में है। उसकी तालीम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास है, आधे की। सर्वे होगा, पहले अगर हो चुकी तो झूठ मूठ का ये सब काम हो रहा है। अरे सर्वे हो रहा है तो ठीक, अपना करिए, मंदिर वाले मंदिर पे जाएं, हम इधर उधर जाए। अभी चीज़ थोड़ी खोद के सर्वे करेंगे आप, कोई जिस सही तरीका उसको उस हिसाब से करिए। जो ये तर्क दिया गया है कि हम केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करेंगे, कुछ तोड़फोड़ जैसा नहीं होना। हाँ तो फिर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर्वे से कोई आपत्ति नहीं? नहीं, जब ऐसे है सर्वे ऐसे करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, खोद खाद करेंगे, अगर पहले तहखाना खुलता रहा तो आप उसको खोल सकते हैं, नहीं खुलता रहा कोई नया काम नहीं करना चाहिए। अदालत के सर्वे के आदेश ने ज्ञानवापी विवाद को भले ही फिर से जिंदा कर दिया हो, लेकिन ये विवाद करीब 4 शताब्दी पुराना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। तो हिंदू पक्ष की लड़ाई 1670 से चली जा रही है, और इस बात की चली आ रही कि हमारी अस्मिता पर हमला किया गया था और उसमें वापस लेना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक संविधान, रिटर्न संविधान में काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो हमने संवैधानिक रूप अपनाया है और कोर्ट के थ्रू आए हैं, और कोर्ट के थ्रू यह साबित करना चाहते हैं कि मंदिर था जिसको आताइयों ने ज़बरदस्ती तोड़ दिया, ऊपर कुछ हिस्सा बना लिया, जिसको वो ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, जबकि मस्जिद नाम का कोई चीज़ नहीं है। काशी विश्वनाथ की लड़ाई काफ़ी हद तक अयोध्या विवाद के रास्ते पर जा रही है। अब अयोध्या विवाद निपट चुका है, जबकि हिंदू संगठनों का पुराना नारा रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसलिए इस विवाद को उस नारे से भी जोड़ा जा रहा है।
और अब जरा सियासी महाभारत का जिक्र कर ले। जिस कुरुक्षेत्र की जमीन पर कभी महाभारत का युद्ध हुआ था, आज वहां सियासत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सेनाएं बन गई 3 राज्यों की पुलिस। पंजाब पुलिस बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को मोहाली ले जाना चाहती थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रास्ता रोक दिया पीपली में। दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस लाने पर अड़ी थी, लेकिन आखिरकार गुरुग्राम के कोर्ट में पेशी तय हुई। आइए देखते हैं कि सियासत के संग्राम का अध्याय हर किस ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ सियासी संग्राम है, आपके तानाशाही गुंडागर्दी से बीजेपी का कार्यकर्ता ना झुकने वाला है ना रुकने वाला है। इनका जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो है गंदी और घटिया भाषा शैली, बदतमीजी, झगड़ा कराने वाली, नफरत फैलाने वाली बोली। सियासी संग्राम से राज्यों की पुलिस में टकराव है। हमने लीगल प्रोसीजर फॉलो किया, वो कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार के एक्शन पर सवाल उठ गए हैं। क्या केजरीवाल को डर लग रहा है कि अब दिल्ली में मेरी सत्ता नहीं आएगी, या मैं क्या सोच रहा है, क्या डर रहा है वो? ये ऐसे किडनैपिंग करा के पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई तो क्या वो गुंडागर्दी करेगा? ये हंगामा हुआ है बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के चलते, जिसे लेकर सीधे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही है, दादागिरी है, और बार बार कहते हैं कि दिल्ली को पुलिस दे दे, तो क्या पुलिस देने के बाद इस प्रकार का काम करेंगे? जब बंदर के हाथ में उस्तरा मिल जाता तो ऐसा ही होता है, वो किसी की भी हजामत करने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। सुबह करीब 9 बजे दिल्ली में जनकपुरी के घर से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि मारपीट भी की गई। भाई मेरे घर में गुंडे आए, मेरे बच्चे को घसीट के ले गए, मेरा बच्चा चिल्लाता रहा, मेरे बच्चे ने कहा मेरे को सर पे कपड़ा कम से कम बांध लेने दो, उन्होंने उसका मौका नहीं दिया और घसीट के बाहर ले गए। बाहर में निकला तो कम से कम 15 गाड़ियां थी। गिरफ्तारी से सियासी संग्राम मचा, लेकिन पंजाब पुलिस सियासी संग्राम से बेपरवाह बग्गा को लेकर पंजाब के लिए निकल पड़ी। पंजाब पुलिस को ये रास्ता हरियाणा से होते हुए कवर करना था, लेकिन दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र के पीपली इलाके के पेट्रोल पंप पर पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया गया। ये तस्वीरें हैं जब पेट्रोल पंप पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को रोका। तब सामने आई बग्गा की वो साइन बनाने की तस्वीरें जो पूरे घटना के सियासी एंगल को समझा रही है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है, यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन पुलिस का कंट्रोल केंद्र यानी बीजेपी के पास है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तारी तो दिखाई, लेकिन वापस पंजाब पहुंचने से पहले ही उस पर अपहरण और जबरदस्ती वसूली के आरोप लग गए। तेंद्र बग्गा का अपहरण हुआ था, उसको किडनैप किया गया था। सुबह 8:30 बजे कुछ हथियारबंद लोग गए थे, वो वहां गए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, घूसे मारते हुए, लाते मारते हुए, मोबाइल छीनते हुए पिताजी को मारते हुए तेंद्र बग्गा को घसीटते हुए 4-5 गाड़ियों में ले गए। पंजाब पुलिस के एडीजीपी शरद चौहान जब तक कुरुक्षेत्र पहुंचते, तब तक हरियाणा पुलिस की टीम के साथ बग्गा को रवाना कर दिया गया। इसके बाद पानीपत से कमान दिल्ली पुलिस ने संभाल ली। पंजाब पुलिस का दावा है कि तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक की गई। मोहाली में दर्ज केस के सिलसिले में गिरफ्तारी का दावा किया गया। हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड इनको नोटिस दिया भी आप आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। सो दिस टाइम हमने जो इन्होंने कोर्ट ने कहा था अरनेश कुमार जजमेंट है, उन्हें फॉलो कीजिए और इनको नोटिस देके
अगर नहीं आएंगे तो फिर आप कंपेल कर सकते हो। और आज हमने 5 नोटिस सर्व करवा दिए थे, आज हमने 6वीं बार उनको आगे अरेस्ट किया लीगली। वहीं आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि नफरत फैलाने वाले अपने नेता बग्गा को बीजेपी बचा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है जीत सच की हुई। बीजेपी ने हमेशा से अपने खिलाफ लोगों को इस तरीके से डराया, धमकाया और पुलिस का इस्तेमाल किया है। और कोई पार्टी जो है अगर निष्पक्षता से भी काम करती है तो बीजेपी के मन में जो मैल है, जो इनके मन में जो द्वेष है, उसके कारण इनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग भी कहीं हमारी तरह तो नहीं हो गए हैं। ये बहुत बड़ी जीत है अहंकारियों की, दुराचारियों की, जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब की हार हुई है। सियासी संग्राम तो चलते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एजेंसियों के बीच इस तरह की तकरार क्या देश के लिए ठीक है? और इस सियासी संग्राम का हर अपडेट हमने आपको दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर राज्यों की पुलिस मोहरा क्यों बन जाती है? जांच एजेंसी को तो निष्पक्ष होना चाहिए। ये पहला मामला भी है नहीं जब राज्य सरकार पर पुलिस के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगा हो। सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड देश की राजनीति के लिए खतरनाक नहीं है? अब जो भी आवाज उठाएगा केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल उसके साथ ऐसा ही करेगा। केजरीवाल उनको प्यार करेगा जो ताहिर जैसे लोग हैं, जो घरों में बम रखते हैं, वैसे लोग उसको प्यारे हैं। जो सच के साथ खड़े होते हैं, जो उसको एक्सपोज करते हैं, वो उसके दुश्मन होते हैं। तेजिंदर बग्गा की मां का बयान सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वार कर रहा है। आरोप है कि पंजाब पुलिस की कार्रवाई सियासी मकसद पूरा करने के लिए हुई है। ऐसे ही आरोप कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर पंजाब पुलिस का दुरुपयोग दिल्ली में अपने विरोधी, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहती हूँ, पंजाब पुलिस का तमाशा मत बनाइए। लेकिन पंजाब पुलिस ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वीडियो भी जारी कर दिया है। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क नहीं किया और सीधा गिरफ्तारी करने पहुंच गई। दोनों का मामला है, पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस का मामला है। वो यहाँ बताने आए थे, इन्फॉर्मेशन लेने आए थे, उनको यहीं बिठा लिया, बाकी लोग वहाँ देते हैं उनकी। गिरफ्तार करने से पहले इंटीमेट किया जाता ना, उसके बाद तो नहीं किया जाता। नहीं, 2 टीमें आई हैं, एक टीम वहाँ रुक गई और ये यहाँ बताने के लिए आ गई। इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि पंजाब पुलिस ने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है। कि दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस ने श्री बग्गा की गिरफ्तारी से पहले कोई न्यूज नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने हमको इंटीमेट किया होता तो हमें क्या दिक्कत थी? रोजाना कार्रवाई के अनुसार कार्रवाई होती है। आरोप प्रत्यारोप के बीच दूसरे राज्यों में गिरफ्तारी का नियम भी जान लीजिए। स्थानीय पुलिस से संपर्क करना जरूरी है। एफआईआर की कॉपी स्थानीय भाषा में होगी। स्थानीय पुलिस की मदद इसमें लेनी होगी। तलाशी के दौरान स्वतंत्र गवाह मौजूद रहेंगे। आरोपी को वकील से सलाह का मौका मिलेगा। वापसी से पहले स्थानीय थाने जाना जरूरी होगा। स्थानीय थाने की डेली डायरी में एंट्री होगी। 24 घंटे में नजदीकी कोर्ट में पेशी भी जरूरी है। आरोपी की ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी है। एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के पास जाती है, उनसे संपर्क करके, समन्वय करके, फिर जाके जो करना होता करना चाहिए था। और दिल्ली पुलिस वो रिमांड लेके इनको देती, ट्रांजिट रिमांड ये अपना लेके जाते, या स्वयं भी ट्रांजिट रिमांड ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस तरह से असंवैधानिक काम करना तो बिल्कुल ही देश हित में नहीं है। आरोप है कि पंजाब पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा सियासी इशारे पर किया गया? विरोधी ताना मार रहे हैं कि आप बीजेपी की राह पर ही हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा से सीखकर ये चालें चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई कि किस तरह से गुजरात के चुने हुए विधायक जिग्नेश मेवानी जी को असम में जाकर गुजरात की पुलिस पकड़ती है। जिस जिग्नेश मेवानी केस का जिक्र अलका लांबा कर रही हैं, वो 20 अप्रैल 2022 की घटना है, जब असम पुलिस द्वारा पालनपुर सर्किट हाउस से मेवानी को गिरफ्तार करके गुवाहाटी ले जाया गया था। मेवानी पर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप था, लेकिन तब जांच एजेंसियां इस तरह आमने सामने नहीं आई थी जैसे अब आई हैं। सेक्शन 41 सीआरपीसी में जरूर है ये प्रावधान कि भाई पुलिस को अरेस्ट करने का पावर है, लेकिन जिस तरीके से आए और जैसे उन्होंने अरेस्ट किया, ये तो बहुत ही अवैध तरीके से
घर में गए, जैसा कि पता लगा है, घर में गए, उनको पकड़ के ले गए। ये पंजाब पुलिस की सरासर जाती है। देश में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे लग रहा है कि कानून को सियासत चलाने का हथियार बनाया जा रहा है, जबकि उसे निष्पक्ष होना चाहिए। चाहे नवनीत राणा की गिरफ्तारी में पुलिस की भूमिका हो या महाराष्ट्र और बंगाल में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की तकरार, अब एक बार फिर वही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कानून से खिलवाड़ देश को भारी तो नहीं पड़ जाएगा। पाकिस्तान में पासपोर्ट को इज्जत दिलाना बड़ा चुनावी मुद्दा है। वजह है कि पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ बदनामी पाते हैं, साथ में मुल्क भी लाते हैं। ताज़ा मामला टर्की का है, जहां पाकिस्तानी नागरिकों को इस वक्त बहुत जिल्लत झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और इसी वजह से पाकिस्तान परेशान हो गया और ये मुहिम टर्की के लोग चला रहे हैं। उसे अपने नागरिकों के लिए हिदायत जारी करनी पड़ गई है पाकिस्तान को। सोशल मीडिया पर दोस्ती की तस्वीरें साझा कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जब तक हरकतें नहीं सुधरेंगी, इज्जत कैसे मिलेगी भाई। तुर्की का वो खूबसूरत चेहरा है जो इसे बेहद खास बनाता है। तुर्की अपने प्रमोशन में अपनी तहजीब के साथ सुरक्षा को महत्व देता है, इसीलिए सेफ इन इस्तांबुल की मुहिम से सैलानियों को बुलाया जाता है। लेकिन तुर्की की इस मुहिम पर पाकिस्तान की काली नजर लग गई है। तुर्की की सोशल मीडिया में #GetLostPakistani यानी भाड़ में जाओ पाकिस्तानी और #pervertPakistani यानी गंदी सोच वाले पाकिस्तानी खूब ट्रेंड किया। इसे लेकर पाकिस्तान में भी चिंता है। टर्की में पाकिस्तानियों की सोच पर क्यों बवाल हो रहा है, इसे दिखाता है ये वीडियो में एक शख्स मॉल के एस्केलेटर पर वीडियो बना रहा है, पीछे टर्की की लड़कियां हैं। ऐसे दर्जनों वीडियो पाकिस्तानियों ने टिकटॉक पर अपलोड किए हैं, जिसके बाद टर्की में नाराजगी फैल गई। पाकिस्तान में बना ये टिकटॉक वीडियो दिखाता है कि तुर्की को लेकर पाकिस्तान सोचता क्या है। अल्लाह खैर ही करे। दीवार पार करते ही उनका तरीका कैसे बदल जाता है। इस तरह के वीडियो तुर्की को खूब चुभ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुर्की में सिर्फ पाकिस्तानी युवक ही क्यों आ रहे हैं। दरअसल तुर्की के इस्तांबुल, अंकारा और कई बड़े शहरों में पाकिस्तानी रोजगार के लिए पहुंच रहे हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। वजह है ये तस्वीरें जिसमें थोक के भाव पाकिस्तानी नागरिक पहुंच रहे हैं। इसी के बाद 15 साल से ऊपर के पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री बैन करने की मांग हो रही है। आंकड़ों की नजर से देखें तो तुर्की की जीडीपी पाकिस्तान से 2 गुनी से भी ज्यादा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में तुर्की पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। लेकिन कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। मई के महीने में पाकिस्तान श्रीलंका की राह पर चल पड़ेगा, ये सवाल पूछ रही हूँ मैं। ये सवाल पाकिस्तान में खूब पूछा जा रहा है, क्योंकि इमरान सत्ता से बेशक बाहर हो गए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि शहबाज सरकार के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि श्रीलंका की राह पर वो बढ़ चला है पाकिस्तान। देखिए, जहां देश में महंगाई ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, वहां गद्दी संभालना शहबाज के लिए आसान नहीं होगा। खाली खजाने से शहबाज की मुश्किलें बढ़ेंगी और इमरान की वापसी का रास्ता साफ होगा। यही वजह है कि इमरान खाली खजाने का आरोप पिछली सरकारों पर लगा रहे हैं। पाक सरकार के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने झोली फैलाई है, सऊदी अरब से गुहार लगाई है कि वो अपना 23,000 करोड़ रुपया ना निकाले, क्योंकि उसका रिजर्व घटकर 78,000 करोड़ रुपए रह गया है। सऊदी ने पैसा निकाला तो विदेशी मुद्रा भंडार 55,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। पाकिस्तान को अगर विदेश से सामान खरीदना है तो उसे विदेशी मुद्रा चाहिए, लेकिन इमरान के जाने के बाद चीन के इनकार ने इमरान की मुसीबत को बढ़ा दिया है। चीन ने 19,000 करोड़ रुपए की मदद का वादा किया था, अब चीन ने मदद देने से इनकार कर दिया है। चीन पाकिस्तान में अपने मोहरों को बैठाना चाहता है और ऐसे में पाकिस्तान के पास दूसरे देशों के आगे झोली फैलाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता।
शाहबाज की मुश्किल ये है कि बुरे हालात में उन्हें बजट पेश करना है। अगले साल सरकार चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होगी, लेकिन दुनिया भर में महंगाई के इस दौर में अगर पैसा ना मिला तो जल्द ही कंगाल पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो जाएगी और वही हालात बन जाएंगे जो श्रीलंका में नजर आ रहे हैं। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जहां जरूरी सेवाओं के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।